तो वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम बैक टू द अटैक मोड सीरीज, जहाँ पे हमने इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स की रिवीजन को कर दिया है फुल स्पीड में स्टार्ट। इकोनॉमिक्स के ऑलरेडी पहले 4 चैप्टर्स इंडियन इको के हम रिवाइज कर चुके हैं एंड अकाउंट्स में फंडामेंटल्स का रिवीजन हो चुका है। अगली अकाउंट्स की वीडियो 8 बजे तुम्हें मिल जाएगी। अगर अभी तक कल की वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से जाके सारा बैकलॉग खत्म करो। अब की वीडियो में हम करने वाले हैं इंडियन इको चैप्टर 3 और 4 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेरा मेन फोकस रहेगा कि मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊं, एजर्शन रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करवाऊं और कुछ एक इनडायरेक्ट लॉन्ग क्वेश्चंस कराऊं। डायरेक्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं वो आप खुद से कर सकते हो, जिसमें सिंपल थ्योरी लिखनी है। मैं कुछ एक इनडायरेक्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो और एमसीक्यूज के बारे में बात करने वाली हूँ। तो फटाफट से शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन चैप्टर 3 चैप्टर 4 के। पहला क्वेश्चन मेरे पास आता है, इंडिया हैज बिकम अ प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ डैश। किस किस रीजन की वजह से इंडिया एक प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन बन गया है। ये हमारे चैप्टर 3 में था आउटसोर्सिंग, जिसमें हमने ये बोला था कि हम अपना काम किसी दूसरी कंपनी को बोल देते कि तुम मेरे बिहाफ पे मेरी मार्केटिंग कर दो, एचआर का काम कर दो, ये काम कर दो। और इंडिया काफी ज्यादा फेमस है आउटसोर्सिंग के लिए जब से इंडिया में ग्लोबलाइजेशन हुई है तब से। क्यों है? अब सबसे पहले आप खुद से आंसर करोगे, खुद से अपना आंसर देखोगे, उसके बाद मेरा सुनोगे, ठीक है। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ अनस्किल्ड लेबर। अगर अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल है तो उसकी वजह से वो हमारा प्लस पॉइंट नहीं है, वो हमारे लिए नेगेटिव है। अनस्किल्ड लेबर किसी को नहीं चाहिए। क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विस, ये बात सच है, हमारी आईटी सर्विस बहुत अच्छी है एंड स्किल्ड लेबर भी इंडिया के पास है। तो हमारे पास क्या क्या आंसर होगा? 2 एंड 3। पहला ऑप्शन गलत है, सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन हमारा सही है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कब आए थे? इंडिया में आए थे 1991 में, ठीक है। तो इंडिया में 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे। चाइना और पाकिस्तान में हमसे पहले आ गए थे। हाउ मेनी इंडस्ट्रीज स्टिल नीड अ लाइसेंस फॉर द ऑपरेशन? देखो, जब हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था कि शेड्यूल ए, बी और सी में हमारी इंडस्ट्रीज को डिवाइड कर दिया गया था, तो सी शेड्यूल में जितनी भी इंडस्ट्रीज थी सबको लाइसेंस चाहिए होता था। लेकिन जब हमने लिबरलाइजेशन करा तो अंडर लिबरलाइजेशन हमने नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज जिनको लाइसेंस चाहिए था हमने वो कम कर दी थी। तो पहले हमने 18 पे लेकर आए ये नंबर और फिर इसको हमने और ज्यादा कम कर दिया था। कितना कर दिया था फटाफट से मुझे सोच करके आप बताओगे। सबसे पहले हमने 18 किया था, उसके बाद हमने इसका नंबर कर दिया था 5, कि सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज को लाइसेंस चाहिए था और किसी को लाइसेंस नहीं चाहिए था। चीप इंपोर्टेड गुड्स, देखो हमने लिबरलाइजेशन के अंडर, प्राइवेटाइजेशन के अंडर, ग्लोबलाइजेशन के अंडर इंपोर्ट एक्सपोर्ट को जो है बहुत आसान बना दिया था। हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो है टैरिफ्स, ड्यूटीज खत्म कर दिए थे एक तरीके से, ठीक है। उसकी वजह से हम इंपोर्ट करवाने लग गए चीपर गुड्स बाहर से, जैसे कि ब्रिटिशर्स के टाइम पे होता था। ब्रिटिशर्स बहुत सस्ते में इंडिया में गुड्स इंपोर्ट करवा लेते थे ब्रिटेन से। उसकी वजह से ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी यही हुआ और एलपीजी के टाइम पे भी यही हुआ कि बाहर से सस्ते में इंपोर्टेड गुड्स मिलने लगे, जिसकी वजह से इंडिया की खुद की इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि इंडिया की गुड्स कोई खरीद नहीं रहा था क्योंकि बाहर से सस्ती इंपोर्ट हो रही थी गुड्स, ठीक है। अच्छा, डैश वाज द प्रीडिसेसर। प्रीडिसेसर मतलब पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द डब्ल्यूटीओ। तो यानी कि डब्ल्यूटीओ से पहले कौन था? डब्ल्यूटीओ के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, डब्ल्यूटीओ पे काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो डब्ल्यूटीओ से पहले कौन था? जीएटीटी, ठीक है। आरबीआई सिर्फ इंडिया का है, वर्ल्ड का नहीं है। आईबीआरडी हम बोलते हैं वर्ल्ड बैंक को, और आईएमएफ भी अलग है डब्ल्यूटीओ से। डब्ल्यूटीओ और आईएमएफ सेम नहीं है। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पैसे से रिलेटेड है, डब्ल्यूटीओ ट्रेड से रिलेटेड है, ठीक है। ये दोनों पैसे का काम करते हैं, ये भी पैसे का काम करता है। डब्ल्यूटीओ जो है वो पैसे से रिलेटेड नहीं, वो ट्रेड से रिलेटेड है। उसको पैसे का लेन देन नहीं देखना, उसको देखना है कि जितना भी प्रोडक्ट्स का, सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, जितना भी ट्रेड हो रहा है पूरी दुनिया में, वो अच्छे से हो। तो डब्ल्यूटीओ को पहले क्या बोला जाता था? जीएटीटी, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफाइड ट्रेड बोला जाता था, ठीक है। अब वैसे भी इसको इस तरीके से याद कर सकते हो कि इसमें ट्रेड आ रहा है और इसमें भी ट्रेड आ रहा है, तो यही करेक्ट ऑप्शन होगा, बाकी तीनों नहीं हो सकते, ठीक है। असर्शन रीजनिंग, पहला क्वेश्चन, इंडिया इज कॉल्ड आउटसोर्सिंग हब और फेवरेट आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। ये चीज बिल्कुल सच है, अभी ऊपर भी हमने बात करी है। स्किल्ड लोग हैं, अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। विच एनहांसेस द फेथ ऑफ एमएनसीज, ठीक है। एमएनसीज गेट वेरियस टाइप ऑफ ऑफर्स फ्रॉम द इंडियन गवर्नमेंट। तो हमारी गवर्नमेंट भी बहुत मदद करती है और हमारे स्किल्ड लोग भी हैं। इन सब की वजह से इंडिया एक फेवरेबल डेस्टिनेशन है। तो ये दोनों चीजें बिल्कुल सच है और एजर्शन का बिल्कुल सही रीजन है ये। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। अगली चीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रोथ स्लोड ड्यूरिंग द रिफॉर्म्स। ये बात बिल्कुल सच है। और ये क्यों हुआ था? ये क्यों हुआ था? क्योंकि चीपर इंपोर्टेड गुड्स थे। हमने क्या बोला? हम बहुत सस्ते रेट में चीपर इंपोर्टेड गुड्स इंडिया में आ रहे थे, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्लो डाउन हुई थी ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ चीपर इंपोर्टेड गुड्स। ये तो हमने पढ़ ही लिया, ठीक है ना। एंड लोअर इन्वेस्टमेंट, ये भी हमने पढ़ लिया। तो both A and R are true and R is a correct explanation of
A. There is a wake-up call for impending economic collapse. Prices of goods were skyrocketing. यहाँ पर जो बात करी गई है, यहाँ पे बात करी गई है कि हमारे को जब हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म जब लेकर आए थे, उससे पहले सरकार के लिए एक वेकअप कॉल था कि भाई तुम्हारी जो इकोनॉमी है वो कोलैप्स होने वाली है, अपनी इकोनॉमी को बचा लो, जिसकी वजह से ही हमारी सरकार एलपीजी लेकर आई थी। उसमें मेन रीजन क्या था कि सरकार का डेट बढ़ता जा रहा था, हमारे लिए जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे खत्म होते जा रहे थे, ठीक है। तो उसका मेन रीजन ये नहीं था कि प्राइसेस ऑफ गुड्स वर स्काई रॉकेटिंग, दोनों चीज सच है, प्राइसेस भी बढ़ रहे थे और हमारा इकोनॉमिक कोलैप्स भी होने वाला था। ये तब की बात है 1990 की, जब ये सब कुछ खराब हुआ था। उसके बाद 91 में एलपीजी आया था, ठीक है। तो ये 1990 की बात हो रही है, ठीक है। तो उस टाइम पे हाँ इकोनॉमिक कोलैप्स होने वाला था, दोनों चीजें सच हैं, प्राइसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ रहे थे, पर इकोनॉमिक कोलैप्स के लिए ये रीजन नहीं था सिर्फ, इसकी वजह से रीजन था कि सरकार का डेट बढ़ता जा रहा था और हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो खत्म होते जा रहे थे। सो बोथ आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ग्रोथ ऑफ जीडीपी हैज बीन ट्रिगर्ड बाय द ग्रोथ ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर। तो कह रहे कि हाँ जब से हमने एलपीजी की पॉलिसीज जब से हम लेकर आए, तब से हमारा जो है क्या कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर टर्शरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से जीडीपी भी ग्रो हो रही है, ये चीज सच है। सेटबैक टू द एग्रीकल्चरल सेक्टर इंप्लाइज अ सेटबैक टू द प्रिंसिपल सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ऑफ द मासेस इन द इंडिया। तो देखो हमने क्या बोला कि जीडीपी जो ग्रो कर रही है, जीडीपी की ग्रोथ का मेजर रीजन सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर नहीं है, ये दोनों है। तो ये बात सच है क्योंकि जब से हम एलपीजी लेकर आए, लिबरलाइज प्राइवेटाइज ग्लोबलाइज हमने किया, तब से एग्रीकल्चर का बुरा हाल हो गया था। क्यों? क्योंकि सरकार एग्रीकल्चर में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही थी, एग्रीकल्चर को सब्सिडी नहीं मिल रहा था। एग्रीकल्चर में कौन रूल कर रहा है? प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मोटिव। तो एग्रीकल्चर का हाल बेहाल हो गया था, तो एग्रीकल्चर का जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूशन कम हो रहा था। तो जीडीपी ग्रोथ में प्राइमरी सेक्टर नहीं है, सेकेंडरी है, टर्शरी है। तो ये चीज बिल्कुल सच है, ठीक है। तो हमने अब इसका रीजन क्या है कि सिर्फ सेकेंडरी और टर्शरी क्यों है, प्राइमरी क्यों नहीं है? क्योंकि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको सेटबैक हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों का जो लाइवलीहुड है वो भी बहुत कम होने लग गया, जिसकी वजह से जीडीपी है उसमें भी कंट्रीब्यूशन प्राइमरी सेक्टर का नहीं हो पा रहा था। तो बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा, हमें जो है करेक्ट ऑल्टरनेटिव इनमें से चूज करना है कि कौन सा किसके साथ मैच हो रहा है, ठीक है। ओके, देखते हैं। गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वर डी रिजर्व। हमने जितने भी एसएसआईज हमारे थे, एसएसआईज के सारे गुड्स को हमने क्या कर दिया? डी रिजर्व कर दिया था, पहले उनके लिए रिजर्वेशन था, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? डी रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर। हम यहाँ पे रेगुलेशंस को खत्म कर रहे हैं, जितने भी इंडस्ट्रियल सेक्टर पे रेगुलेशन लगी हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट रेज्ड टू 50%, ये हमारे फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म में आया था, ठीक है। द रेट ऑफ कॉर्पोरेशन टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड। टैक्स मतलब टैक्स रिफॉर्म की बात यहाँ पे हो रही है। मार्केट डिटरमाइंड एक्सचेंज रेट सिस्टम वाज अडॉप्टेड। तो यहाँ पे हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जितने भी मेरे रिफॉर्म्स है, ये सारे के सारे लिबरलाइजेशन के अंडर आने वाले रिफॉर्म्स है, ये सारे के सारे लिबरलाइजेशन के अंडर हुए थे। और ये सारे के सारे बेटा जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो इन सबको याद आपको होना चाहिए। देखो टैक्स है तो टैक्स हो गया, ठीक है ना। अब देख लो तुम कि सी और 1 किस किस में है? C1 इसमें है और इसमें है, सिर्फ ये दोनों तो हट ही गए। टैक्स तो हो जाएगा ना अगर बाकी के नहीं भी याद। अब बाकी में से देख लो तुम, D2 इसमें सेम है, ठीक है। और ए और बी में देखना है, ए और बी में तुम देख सकते हो ना, डी रिजर्व डी रेगुलेशन सेम सा है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट पैसा, ठीक है। तो काफी चीजें जो है तुम इसमें सिमिलर ढूंढ सकते हो कि इन्वेस्टमेंट मतलब पैसा मतलब फाइनेंशियल सेक्टर, डी रेगुलेशन मतलब डी रिजर्वेशन, ठीक है। तो इसमें काफी चीजें सिमिलर ढूंढ के तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हारा आंसर क्या रहने वाला है, ऑप्शन बी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पहली चीज तो तुम्हें आना चाहिए, दूसरी चीज अगर नहीं भी आ रहा तो एलिमिनेशन करो, एलिमिनेशन करके भी तुम इसका आंसर बता सकते हो। एक एमसीक्यू फॉर्मेट में एलिमिनेशन कैसे करना था, पहले टैक्स से शुरू हो जाओ, तो अगर टैक्स इसमें है तो 2 ऑप्शन कट हो जाएंगे, बाकी का तुम देख सकते हो, ठीक है। तो एलिमिनेशन करोगे आंसर सही आएगा, सीयूईटी में भी यही ट्रिक तुम्हारे काम आएगी, ठीक है। सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बिटवीन द फॉलोइंग। फिर से अपने पास एक मैचिंग टाइप का क्वेश्चन आया है। सबसे पहले बाइलेटरल, बाइलेटरल का मतलब होता है 2 साइडेड, यूनिलेटरल मतलब सिंगल, ठीक है। टैरिफ मतलब तुम कोई टैक्स लगा रहे हो, नॉन टैरिफ मतलब तुम टैक्स वगैरह नहीं लगा रहे हो, ठीक है। अब बाइलेटरल क्या होगा? ट्रेड बिटवीन 2 कंट्रीज, ठीक है। यूनिलेटरल क्या होगा? 1 साइडेड, ठीक है। अच्छा, टैरिफ क्या होगा? टैरिफ क्या होगा? मेक्स इंपोर्ट रिलेटिवली कॉस्टलियर। और नॉन टैरिफ बैरियर क्या होगा? बैरियर इम्पोज्ड ऑन द क्वांटिटी ऑफ इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, ठीक है। तो देखो 2-3 चीजें तो हमें समझ आ गई ना कि बाइलेटरल यानी कि 2 कंट्रीज का, ठीक है। यूनिलेटरल मतलब कि सिंगल साइडेड वाला, बाई मतलब डबल, यूनि मतलब सिंगल, ठीक है ना। टैरिफ बैरियर जिससे कि हमारे इंपोर्ट्स कॉस्टली होंगे। नॉन टैरिफ बैरियर का क्या मतलब है? नॉन टैरिफ बैरियर का ये मतलब है कि तुम टैक्स नहीं लगा रहे हो,
पर तुम क्या लगा रहे हो, तुम कोटा लगा रहे हो कि तुम्हें अगर इंपोर्ट करवाना है तो एक लिमिट तक ही इंपोर्ट करा सकते हो, उससे ज्यादा इंपोर्ट नहीं करा सकते। टैरिफ में तुम टैक्स लगा रहे हो कि इंपोर्ट कराना है पहले मुझे 50% टैक्स दो तभी इंपोर्ट करवाओगे। कोटा में तुम बोलते हो इंपोर्ट कराओ पर 100 किलो ही फॉर एग्जाम्पल इंपोर्ट करा सकते हो, उससे ज्यादा इंपोर्ट ही नहीं करा सकते। तो टैरिफ मतलब टैक्स, नॉन टैरिफ मतलब टैक्स नहीं, कोटाज लगा रहे हो, ठीक है। अच्छा अगली चीज, इंडिया अप्रोच्ड डैश एंड रिसीव्ड $7 बिलियन। अब यहीं से मुझे समझ आ गया, मुझे आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इंडिया ने किसको अप्रोच किया $7 बिलियन का अपना लोन लेने के लिए? तो देखो ये हुआ था हमारे 1991 में, ठीक है, ये हुआ था हमारे 1991 में। इंडिया की हालत हो गई थी बहुत ही ज्यादा पतली, बहुत ही ज्यादा खराब हालत हो गई थी इंडिया की, पैसा नहीं था, कोई भी लोन इंडिया को नहीं दे रहा था। तो इंडिया गया था वर्ल्ड बैंक के पास, IMF के पास, ठीक है। वर्ल्ड बैंक को ही हम IBRD बोलते हैं, IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट भी बोला जाता है, वर्ल्ड बैंक भी बोला जाता है और IMF भी बोला जाता है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या होगा, बोथ एंड बी, यानी कि ऑप्शन सी होगा मेरा करेक्ट आंसर, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के पास इंडिया नहीं गया था, वर्ल्ड बैंक और IMF के पास गया था। इन लोगों ने इंडिया को $7 बिलियन का लोन दिया था एक शर्त पे कि इस बदले में तुम्हें तुम्हारे इकोनॉमी को लिबरलाइज, प्राइवेटाइज, ग्लोबलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। चलो WTO was established in 1995 as a successor to, अभी हमने पढ़ा WTO का प्रीडिसेसर कौन था, GATT, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्रिएटेड अ ग्रोथ पाथ फॉर ऑल द सेक्टर्स साइमल्टेनियसली। सभी सेक्टर्स के लिए ग्रोथ हुआ था, जी नहीं बिल्कुल गलत है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर का तो बुरा हाल हुआ था, एग्रीकल्चर सेक्टर का तो उल्टा डिक्लाइन हुआ था। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंश्योर्ड एक्सेलरेटेड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर, अगेन गलत है, एग्रीकल्चर में डाउनफॉल आया था। बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स, GATT was established in 58 with 21 countries as the global ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो GATT बोल रहे हैं कि जो हमारा गैट था, ठीक है, वो 1958 में आया था, जिसमें 21 कंट्रीज से नहीं, उसमें 21 नहीं, उसमें 23 कंट्रीज थी, तो ये फॉल्स है, ठीक है। WTO is expected to establish rule based regime, बिल्कुल सही है। In which nation cannot place arbitrary restriction on trade, ये चीज बिल्कुल सही है। WTO रूल बेस्ड, उसने रूल्स लगाए थे कि हम रूल्स बनाएंगे ट्रेड के लिए, तुम्हें वो रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, लेकिन यहाँ पे 21 नहीं 23 कंट्रीज थी, तो 1 इज फॉल्स, second statement is true. Reform policies led to establishment of private sector bank, इंडियन एज वेल एज फॉरेन। ये बात बिल्कुल सच है, हमारे प्राइवेट सेक्टर बैंक बने थे जब रिफॉर्म्स हुए थे, उससे पहले प्राइवेट सेक्टर बैंक नहीं हुआ करते थे। लेकिन दूसरा आगे मुझे बोलता है फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द बैंक्स वाज रेज्ड टू अराउंड 90%। ये चीज गलत है, ये 90% तक नहीं, ये अराउंड 50% तक जो थी हमने लिमिट रेज करी थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। तो ओवरऑल स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग। आफ्टर द रिफॉर्म पॉलिसीज इंट्रोड्यूस्ड इन एंड आफ्टर 91 इन मोस्ट इंडस्ट्रीज मार्केट हैज बीन अलाउड टू डिटरमाइन प्राइस। अब मार्केट जो है प्राइसेस डिटरमाइन कर सकती है, ये बात बिल्कुल सच है। तो दूसरी सही है, पहली गलत है, ठीक है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बतानी है विद रिगार्ड टू द फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म। फाइनेंशियल सेक्टर, RBI का रोल बदला गया, बिल्कुल सच है, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अरे 70% नहीं, अभी तो बोला कि 70 नहीं 50% के करीब थी, तो ये वाली जो है स्टेटमेंट गलत है, यही मेरा फाइनल आंसर होना चाहिए, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड नाउ अलाउड टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बिल्कुल सच है। अब बाहर से लोग आके इंडिया में पैसा लगा सकते थे, बैंक्स अपने खुद के ब्रांचेस खोल सकते थे, अब प्राइवेट बैंक्स आ सकते थे, तो ये बात भी बिल्कुल सच है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल सच है? डिसइन्वेस्टमेंट इज ब्रॉडर देन प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज वन एंड द सेम थिंग। प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट इज वन एंड द सेम थिंग, ये तो गलत है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, तभी तो दो अलग अलग नाम बने हैं, ठीक है। अब बताना है डाइवर्स, डिसइन्वेस्टमेंट ब्रॉडर है या फिर प्राइवेटाइजेशन ब्रॉडर है, इनमें से कौन सी चीज सच है? देखो, प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि एक जो गवर्नमेंट कंपनी थी, अब वो गवर्नमेंट कंपनी 100% सरकार ने बेच दी है और अब वो 100% किसकी हो गई है? प्राइवेट सेक्टर की हो गई है, ठीक है। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि सरकार ने अपना थोड़ा सा शेयर बेच दिया और अभी भी 51% शेयर तो सरकार के पास है, लेकिन बाकी का शेयर अब प्राइवेट लोगों के पास चला गया। तो डिसइन्वेस्टमेंट इज नॉट ब्रॉडर। डिसइन्वेस्टमेंट में तुम थोड़ा सा शेयर बेचते हो, प्राइवेटाइजेशन में पूरा 100%, ठीक है, जो सरकार है मेजॉरिटी शेयर, कहने का मतलब है प्राइवेट लोगों को मिल जाता है, लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट में मेजॉरिटी शेयर सरकार के पास रहता है। एवरी डिसइन्वेस्टमेंट इज प्राइवेटाइजेशन, हर डिसइन्वेस्टमेंट प्राइवेटाइजेशन है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में सरकार के पास शेयर होता है, प्राइवेटाइजेशन में प्राइवेट लोगों के पास ओनरशिप मेजॉरिटी चली जाती है, ये सच है। एवरी प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट। अगर मैं प्राइवेटाइजेशन कर रही हूँ तो डिसइन्वेस्टमेंट तो हो ही रहा है ना, ठीक है ना। डिसइन्वेस्टमेंट में तो सिर्फ तुम थोड़ा सा शेयर देते हो, प्राइवेटाइजेशन में पूरा दे रहे हो, तो प्राइवेटाइजेशन इज डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है।
चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिप्रेजेंट एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन। सरकार ने कौन सी चीजें करी थी फॉर लिबरलाइजेशन? लेविंग हाई टैरिफ टू डिस्करेज इंपोर्ट एंड, अरे यार टैरिफ तो खत्म कर दिया था, हाई इंक्रीज नहीं किया था, ठीक है। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीज किया था, हमने अपने रुपीज का, अपनी करेंसी का वैल्यू कम किया था। अलाउइंग फॉर प्राइवेट बैंक, प्राइवेट बैंक्स को भी हमने अलाउ किया था। फिक्सिंग प्राइसेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स, नहीं प्राइसेस हमने फिक्स नहीं करे थे, हमने तो मार्केट को बोला था कि तुम अपने आप से प्राइस डिसाइड करो डिमांड सप्लाई के बेसिस पे। तो क्यू और आर सही है, बाकी के दोनों गलत है। सरकार कोई प्राइस नहीं फिक्स कर रही थी, सरकार को टैरिफ लगा नहीं रही थी, उल्टा टैरिफ कम कर रही थी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स एजुकेशन अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, कौन सी चीज सीनियर सेकेंडरी लेवल तक एजुकेशन को रेगुलेट करती है? एनसीईआरटी, ठीक है। बाकी के जो है हमारे सीनियर सेकेंडरी लेवल पे नहीं होते हैं। सीनियर सेकेंडरी लेवल पे आप जो किताबें पढ़ते हो 12th क्लास तक, वो होती है हमारी एनसीईआरटी, ठीक है। अगली चीज, Which among the following is not a source of human capital formation? हाँ, कौन सी चीज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के लिए नहीं है? हेल्थ पे हम खर्चा करते हैं, बिल्कुल सच बात है। Which directly increases the supply of labor force? Expenditure on the job training, बिल्कुल सही है। Migration, बिल्कुल सही है। Expenditure on building machine and factory, नहीं, machine and factory फिजिकल कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल नहीं है, ठीक है। सो ऑप्शन डी इज इनकरेक्ट, ठीक है। What was the average youth literacy rate in 2015? देखो कुछ एक नंबर्स आपको याद करने पड़ेंगे ताकि आप एमसीक्यूज में सही से बता सको। तो एवरेज लिटरेसी रेट 2015 में कितना था? इट वाज 89.5% 2015 में, जो कि काफी ज्यादा एक बड़ा इंक्रीज था फ्रॉम द प्रीवियस नंबर्स। पहले काफी ज्यादा लो थे लिटरेसी रेट्स हमारे, चाहे एडल्ट का देखा जाए, चाहे यूथ का देखा जाए, चाहे प्राइमरी लेवल पे देखा जाए, पर अब ये काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, ठीक है। इन विच स्टेट द पर कैपिटा एजुकेशन एक्सपेंडिचर इज हाईएस्ट? सबसे ज्यादा एजुकेशन एक्सपेंडिचर किसमें हुआ था? हिमाचल प्रदेश में हुआ था। ये कुछ एक चीजें हैं जो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, ठीक है, समझने वाली इसमें कोई ऐसी चीज है नहीं। विच बॉडी फॉर्मुलेट्स रेगुलेशंस एंड रूल्स फॉर द टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया? टेक्निकल एजुकेशन के लिए हमारे पास कौन होता है? AICTE होता है, ठीक है। ये टेक्निकल एजुकेशन है, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल है, ये यूनिवर्सिटी लेवल है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी लेवल है, ये सीनियर सेकेंडरी लेवल है, ये है टेक्निकल एजुकेशन के लिए AICTE, ठीक है। अगला हमें बोला गया है स्प्रेड ऑफ एजुकेशन इज नेसेसरी टू कंट्रोल द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। बिल्कुल सच है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम हो जाएगा अगर लोग एजुकेटेड हो जाएंगे तो A इज ट्रू। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन डिक्रीज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अरे नहीं, क्वालिटी ऑफ लाइफ तो इंप्रूव होता है। सो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। इंडिया इज फेसिंग वन ऑफ द मोस्ट एक्सप्लोसिव प्रॉब्लम्स ऑफ डिसकंटेंट एंड फ्रस्ट्रेशन, दैट ऑफ ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट। कह रहे कि हमारे जो अनएम्प्लॉयड लोग हैं वो हमारे जो ग्रेजुएटेड लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड है, जो कि बिल्कुल सच्ची बात है। लोग पढ़ तो लेते हैं भारत में, पर वो फिर भी अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, तो ये बात बिल्कुल सच है, ठीक है। नॉट इनफ एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मेंटेन द डिमांड सप्लाई बैलेंस ऑफ एवर राइजिंग लेबर फोर्स। हमारी लेबर फोर्स बढ़ती जा रही है, लोग ग्रेजुएट होते जा रहे हैं, लोग पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन लोगों की पढ़ाई के बावजूद उनको नौकरियां नहीं मिल रही। यानी कि डिमांड तो है, सॉरी सप्लाई तो है लेबर की, लोग तो बहुत सारे, पर डिमांड है ही नहीं, इतनी कंपनीज नहीं है, इतनी नौकरियां नहीं है, इतने बिजनेस नहीं है जो इन पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी दे सके। सो अनएम्प्लॉयड लोग हैं और ग्रेजुएटेड अनएम्प्लॉयड लोग हैं। सो दोनों चीजें सच हैं एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। In case of human capital formation, change can be measured in terms of units, but it is difficult in the case of physical capital formation. कह रहे कि human capital formation में हम units में change जो है measure कर सकते हैं, पर physical capital में नहीं कर सकते। ये चीज गलत है, ठीक है, क्योंकि human capital formation जो है एक tangible चीज है, इनटैंजिबल चीज है, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हम यूनिट्स में मेजर नहीं कर सकते, बट फिजिकल कैपिटल में हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। अ लार्ज नंबर ऑफ फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट द प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स आर नॉन क्वांटिफाइबल। बहुत सच है, जो हमारी प्रोडक्टिविटी को जो फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं उनमें से बहुत सारे फैक्टर्स को हम काउंट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे कोई हमारा इमोशन हो सकता है, ठीक है, हमारे जो स्किल्स हैं वो इनटैंजिबल है, हम उनको देख भी नहीं सकते। फॉर एग्जांपल मेरा पढ़ाने का स्किल है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते कि इसका 10 है, इसका 8 है, इसका 7 है, नहीं, वो क्वांटिफाइबल नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आर जो है बिल्कुल सच है, पर ए जो है बिल्कुल गलत है। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू, ठीक है। चलो, बाय एनहांसिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटीज ऑफ लेबर फोर्स ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंड्यूसेस ग्रेटर एम्प्लॉयमेंट।
क्या बोला गया है कि हमने अपनी लेबर फोर्स की कैपेसिटी को इंप्रूव किया और उसकी वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ी। ऑब्वियस सी बात है, अगर लेबर इंप्रूव होगी, स्किल्ड होगी, कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, बिल्कुल सच्ची बात है। इंक्रीज द रेट ऑफ पार्टिसिपेशन, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं लेबर फोर्स में, ये भी बिल्कुल सच है, ठीक है, कि जब लोग जो है वो इंप्रूव हो जाते हैं तो ज्यादा लोग काम करने जाते हैं। तो दोनों चीजें बिल्कुल सच है एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इंडिया इज फास्ट ट्रांसफॉर्मिंग इटसेल्फ इनटू अ नॉलेज इकोनॉमी, कह रहे कि इंडिया अब बहुत जल्दी से बढ़ रहा है अब नॉलेज इकोनॉमी की तरफ। लोग जो है अब बहुत ज्यादा इन्फॉर्म्ड हो रहे हैं, बहुत ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं, लोगों के पास इंटरनेट आ गया है, लोगों को हर चीज की नॉलेज है, ये चीज सच है। इंडिया रिकॉग्नाइजेस द सिग्निफिकेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चीज भी सच है। इंडिया को पता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको और इसका कोई लेना देना तो नहीं लग रहा ना, वो उसका कोई रीजन नहीं है, ठीक है। सो बोथ आर करेक्ट बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अच्छा, अगला अगली चीज मेरे पास आती है कि हमें क्या करना है, ए और बी को फिल करना है। अगर लो प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, लो सेविंग्स होंगी, फिर क्या होगा। अगर लो प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, लो लेवल ऑफ इनकम होगी। सोचा जाए तो अगर हमारी प्रोडक्शन कम होगी तो हमारी इनकम भी तो लो होगी ना, तो लो लेवल ऑफ इनकम होगी। अरे एक ही चीज सही है इसमें, तो लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बाद पहले आएगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगी, लेकिन प्रोडक्शन अगर कम होगी तो इनकम कम होगी, और इनकम कम होगी तो सेविंग्स कम होगी, सेविंग्स कम होगी तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, ठीक है। सो सबसे पहले आएगी यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट कम है तो प्रोडक्शन कम होगी, अगर प्रोडक्शन कम है तो लोगों की इनकम कम होगी, अगर इनकम कम होगी तो लोग सेव कम करेंगे, सेव कम करेंगे तो इन्वेस्ट कम करेंगे, ये पूरा सर्कल एज इट इज अपना पूरा घूमता चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कुछ एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जिनके ऊपर चांसेस हैं कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। चलो अब हम देखते हैं कुछ इनडायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे कि अगर मैं बोलूं व्हाट डू यू मीन बाय ग्लोबलाइजेशन, इनका आप सिंपली नोट्स में से एज इट इज जो है मीनिंग याद करके पेपर में लिख के आ सकते हो। तो इसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई ज्यादा मतलब है नहीं, क्योंकि मैं ऑलरेडी रिवीजन में ये सारी चीजें बहुत डिटेल में तुम्हें समझा चुकी हूँ। रिवीजन वीडियो देख लो, नोट्स देख लो, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चलो अब कुछ एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड, लोग ज्यादा लिटरेट हो रहे हैं, पर फिर भी एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स ज्यादा है। यानी कि पहले से, अगर पहले फॉर एग्जांपल 4% लोग लिटरेट थे, अब 6% लोग लिटरेट हो गए, यानी कि लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है, ठीक है, पर फिर भी इलिटरेट्स भी बढ़ते जा रहे हैं। ये क्या मतलब हुआ, इसका सिंपली ये मतलब है कि लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है, पर जिस रफ्तार पे लिटरेसी रेट बढ़ रहा है उससे कई तेजी की रफ्तार से हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। हमारे देश की पॉपुलेशन जो है वो और भी ज्यादा तेजी से ग्रो कर रही है देन द लिटरेसी रेट का ग्रोथ रेट। इसी वजह से हमारे जो एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स है वो बढ़ते जा रहे हैं। सरकार 4 लोगों को लिटरेट करती है, इतने में 8 बच्चे और पैदा अगर हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है ना, एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स तो बढ़ेंगे। तो आप इसमें लिखोगे कि हाँ लिटरेसी रेट तो बढ़ रहा है क्योंकि गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है लिटरेसी रेट पे, एडल्ट लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, यूथ लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, प्राइमरी कंप्लीशन रेट बढ़ रहा है, पर स्टिल हमारा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो और भी ज्यादा है, पॉपुलेशन और भी ज्यादा तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से एब्सोल्यूट नंबर ऑफ इलिटरेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, जैसे एक्सप्लेन द रोल ऑफ क्वालिटी एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। क्वालिटी एजुकेशन का क्या रोल है? वैसे तो आप इसमें एजुकेशन के बारे में लिख सकते हो कि उसकी वजह से क्या होगा, लोग स्किल्ड बनेंगे, उसकी वजह से लोग एक हायर इनकम अर्न कर सकते हैं, ठीक है, इसकी वजह से लोगों की जो प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ सकती है, लोग जो हैं ज्यादा एफिशिएंसी आ सकती है, इसकी वजह से मेरा जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है वो कम होगा जब लिटरेसी बढ़ेगी तो, ठीक है। इसकी वजह से अगर एजुकेशन होगी तो हमारा जो है जेंडर इक्वालिटी आएगी, जिसकी वजह से विमेन भी और ज्यादा पावरफुल होगी, विमेन को उनके बारे में, राइट्स के बारे में पता चलेगा, विमेन पढ़ेगी लिखेगी तो और ज्यादा लिटरेसी आएगी, ठीक है। तो इन सबकी वजह से ओवरऑल जो है हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, काफी ज्यादा बेटर हो जाएगी, ठीक है। अगली चीज आती है, रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज टेकन फ्यू स्टेप्स to reach 6% growth goal as recommended by the education commission. Do you agree? Give valid reason. तो आप इसमें लिखोगे कि हाँ सरकार ने बहुत अच्छे रोल प्ले किया है। सरकार ने किया कि 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए फ्री कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर एक बच्चे के लिए होनी चाहिए, सरकार ने ये किया। इसके लिए सरकार ने 2% सेस लगाना शुरू कर दिया हर यूनियन टैक्स के ऊपर। ये सारी चीजें हमने एज इट इज नोट्स में पढ़ी थी, ठीक है। तो सरकार ने
बहुत कुछ किया। सरकार ने बोला हर बच्चे को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन मिलेगी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, और सरकार ने काफी कुछ और किया। 2% का सेस चार्ज करना शुरू कर दिया टैक्सेस के ऊपर, पर स्टिल ये जो 6% का टारगेट था ये पूरा नहीं हो पाया। अभी भी सरकार कितना कर रही है, 4% ही जो है अपने टोटल खर्चे का सिर्फ 4% जो है वो स्पेंड कर रही है एजुकेशन पे। तो 6% का सरकार का गोल था, एजुकेशन कमीशन ने जो बोला था, ठीक है, बट वो 6% का जो है ग्रोथ गोल पूरा नहीं हो पाया, अभी भी 4% पे है। तो ओवरऑल सरकार काम तो कर रही है पर गोल अभी अचीव हो नहीं पाया है, ठीक है। अच्छा, अगली चीज इसमें और अगर हम बात करें, इलेबोरेट हाउ इकोनॉमिक रिफॉर्म हैज इंपैक्टेड एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर। तो आप लिख के आओगे एग्रीकल्चर में क्या हुआ, लो इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट, सरकार ने इन्वेस्टमेंट छोड़ दिया करना, तो एग्रीकल्चर का बुरा हाल हो गया। सब्सिडी मिल नहीं रही है लोगों को, सब्सिडीज कम हो गई हैं, ठीक है, कुछ एक पंजाब हरियाणा में थोड़ी बहुत रह गई हैं, ठीक है, बाकी जगहों से खत्म हो गई है, तो खराब हो गया। प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट के लिए काम करता है, सोशल वेलफेयर जो है निग्लेक्ट हो रही है, सोशल वेलफेयर क्या है हमारी, निग्लेक्ट हो रही है। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारे लिए दिक्कत की बात है। इस वजह से जो एग्रीकल्चर है वो काफी अच्छा नहीं चल रहा है, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में आप क्या बोलोगे, चीप इंपोर्टेड गुड्स आ गई हैं, चीप इंपोर्टेड गुड्स आ गई हैं बाहर से, जिसकी वजह से हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी थोड़ा सा खराब हुआ है बिकॉज ऑफ द लिबरलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम देखें तो अच्छा, एक और चीज इसमें आती है, ट्रू और फॉल्स बताना है। राइजिंग पॉपुलेशन इज नॉट द कॉज फॉर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखो, अगर पॉपुलेशन राइज हो रही है तो उससे क्या होगा, क्या हमारी ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्वालिटी अच्छी होगी? जी नहीं, दिस इज नॉट ट्रू, ठीक है। हमारी जो राइजिंग, अगर पॉपुलेशन राइज हो रही है तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल तो उल्टा खराब होगी, क्योंकि अब ज्यादा लोग, अब मैं कह रही हूँ मैंने तो रिसोर्सेज बहुत अच्छे ले आई, मैंने तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव कर दी, मैंने तो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत सारे रिसोर्सेज है, अरे लेकिन जितने भी मैं रिसोर्सेज लाई उससे कई गुना ज्यादा लोग और पैदा होते जा रहे हैं और ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। तो एनी गिवन डे पे मेरे रिसोर्सेज पे और ज्यादा ओवरबर्डन होता जा रहा है, तो एनी गिवन डे पे क्वालिटी और ज्यादा गिरती जा रही है बिकॉज ऑफ द राइज इन पॉपुलेशन। तो अगर पॉपुलेशन राइज हो रही है तो क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कम हो रही है, बढ़ नहीं रही है। तो आप क्या लिखोगे, राइजिंग पॉपुलेशन इज एक्चुअली द कॉज फॉर डिक्लाइनिंग क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। हायर प्रोडक्टिविटी एंड प्रोडक्शन आर द आउटकम ऑफ इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। कह रहे हैं अगर हम इन्वेस्ट करेंगे ह्यूमन रिसोर्सेज में तो हमारे जो ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, वो पहले से ज्यादा काम कर पाएंगे एंड प्रोडक्शन ज्यादा हो पाएगी। ये चीज बिल्कुल सच है, ठीक है, ये चीज हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, और हम इसमें से क्या देख सकते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में हमने कर लिया है ऑलरेडी, ठीक है। अच्छा, एक केस स्टडी आती है हमारे पास, एक केस स्टडी देखते हैं। 6 नंबर में आएगी केस स्टडी हमेशा, एक मैक्रो की, एक इंडियन होगी। 2 एरियाज बताने हैं जिसमें टैरिफ रिड्यूस हुए हैं, एक तो हमें ये बताना है, और हमें क्या बताना है, ट्रेड लिबरलाइजेशन इनिशिएटिव इन 91 बजट वो वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, जस्टिफाई द गिवन स्टेटमेंट एक्सप्लेनिंग 2 ट्रेड रिफॉर्म। 2 ट्रेड रिफॉर्म हमें बताने हैं और बताना है कि टैरिफ किस किस एरिया में रिड्यूस किया गया है। यहाँ से देखते हैं, कुछ ना कुछ तो हमें डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर मैं बात करूं 2 एरियाज जहां पे टैरिफ रिड्यूस हुए हैं, टैरिफ रिडक्शन हैज बीन मेनली कन्फाइंड टू नॉन एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल गुड्स। यहाँ से मुझे सीधा सीधा दिख रहा है कि कौन से 2 एरियाज हैं जहां पे टैरिफ्स रिड्यूस करे गए हैं, वो सीधा सीधा मेरा 2 नंबर का आंसर है। 2 नंबर मुझे यहाँ से सीधा सीधा मिल जाएंगे। 2 ट्रेड रिफॉर्म मुझे बताने हैं, तो मुझे बहुत क्लियरली जो लाइन क्वेश्चन में दी हुई है सेम लाइन ऊपर दी हुई है, द लिबरलाइजेशन स्टेप्स इनिशिएटेड इन द बजट वर वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। ये एज इट इज ये लाइन मुझे यहाँ से दी हुई है, इसका मतलब मुझे समझ आ रहा है कि इस लाइन के आगे मेरा आंसर होगा, ठीक है। तो सबसे पहला उन्होंने काम क्या किया, डिड अवे यानी कि खत्म किया इंपोर्ट लाइसेंसिंग को। तो पहली चीज आप यहाँ से लिख सकते हो कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग जो है खत्म करी गई, ठीक है। दूसरी चीज आप बता सकते हो द टैरिफ रेट्स बिकम इफेक्टिव, रिस्ट्रिक्शन ऑन द इंपोर्ट्स, देयरफॉर अ मेजर टास्क ऑफ रिफॉर्म्स हैज बीन टू लोअर द टैरिफ रेट। तो आप पहली चीज इसमें बता सकते हो कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग खत्म करी गई। मैंने क्या बोला, जो लाइन क्वेश्चन में दे रखी थी ये एग्जैक्ट लाइन मुझे यहाँ पे मिल गई, यानी कि इस लाइन के आगे मेरे 2 पॉइंट्स होंगे। पहला पॉइंट मैं यहाँ से बताऊंगी लाइसेंसिंग खत्म हुई, उसके बारे में आपका जितना दिल करे 4 नंबर के लिए 2-2 पॉइंट्स होंगे, तो 2 पॉइंट्स के लिए आप 4 से 5 लाइन आप यहाँ से उठा के लिख सकते हो। दूसरा आप लिखने वाले हो कि यहाँ पर हमने जो है रिडक्शन एंड टैरिफ किया गया, ठीक है। दूसरी चीज आप यहाँ पे रिडक्शन एंड टैरिफ का पॉइंट लिख सकते हो, यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 6 नंबर की केस स्टडी में से 4 से 5 नंबर का आप एज इट इज केस स्टडी में से आपको मिल जाएगा। इसमें से तो काफी ज्यादा मिल रहा है, आपको थोड़ा बहुत एक आध नंबर का अपने आप से बनाना होगा, बाकी सब कुछ तुम्हें केस स्टडी में से मिल जाएगा, तुम्हें घबराने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगला एक और मेरे पास केस स्टडी है, देखो, डिस्कस एनी 2 रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म। इकोनॉमिक रिफॉर्म का इंट्रोडक्शन क्यों हुआ उसका रीजन बताना है। इन रिस्पॉन्स टू द इमर्जिंग क्राइसिस इन 91 गवर्नमेंट इनिशिएटेड सेट ऑफ स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स
और उन रिफॉर्म्स के बारे में, उन मेजर्स के बारे में तुम्हें 3 मेजर्स की बात करनी है। सबसे पहली चीज तो देखा जाए तो देखो ये चीज हमें यहाँ पे दे ही रखा है सीधा सीधा जो क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ सेट ऑफ स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, जैसे कि ये, ठीक है। की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेबलाइजेशन पॉलिसी कंजक्शन स्ट्रक्चरल मेजर्स आर दिस। अब स्ट्रक्चरल मेजर्स मुझे दे दिए, ये मेजर्स मुझे दे दिए, भाई और क्या चाहिए। एनसीईआरटी भी इतने क्लियरली नहीं बताता यार। देखो एज इट इज जो क्वेश्चन ने पूछा है, देखो मतलब कितना आसान है क्वेश्चन ने। एज इट इज क्या पूछा है, गवर्नमेंट इनिशिएटेड अ सेट ऑफ स्टेबलाइजेशन एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, एनी 3 के बारे में यहाँ पे मुझे बात करनी है, ठीक है। तो मैं इन्हीं के बारे में यहाँ पे बात करूंगी, बट मुझे बोला है ब्रीफली डिस्कस, तो मैं इन्हीं को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आ जाऊंगी एक एक लाइन में अपनी मर्जी से, ठीक है जी। और मुझे पूछा है रीजन कि सरकार ने ऐसा क्यों किया, देख लेते हैं यहाँ पे। तो वो भी मुझे बहुत क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है कि इंडिया को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई। तो अब यहाँ पे आपको वो चीज भी दे रखी है, देखो दीज लेड टू द इंडियन इकोनॉमी ऑन द वर्ज ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, कि इंडियन इकोनॉमी ऑलमोस्ट एक क्राइसिस इंडिया में आने वाला था, वही चीज यहाँ पे बोली है। 2 रीजन बिहाइंड द इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, हमारे को हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों करे थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करने के लिए हमने क्या किया था, इन सभी ये सारे रीजन थे जिनकी वजह से हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे, क्योंकि इन सभी रीजन की वजह से हमारी इकोनॉमी ऑलमोस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस की तरफ जा रही थी, इकोनॉमिक क्राइसिस हमारी इकोनॉमी में आने वाले थे इन सभी रीजंस की वजह से। एंड इन्हीं सभी रीजंस की वजह से हमारी जो सरकार है वो क्या लेके आई थी, वो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लेकर आई थी। फिर से देखो जो चीज तुम्हें क्वेश्चन में पूछी है, ठीक है, एज इट इज वो चीज तुम्हें जो है यहाँ पे दे रखी है। पहले स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स पूछे हैं, वो चीज यहाँ पे तुम्हें दे रखी है, स्टेबलाइजेशन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। फिर तुमसे पूछा है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाए गए थे। देखो पहली चीज तो ये तुम खुद से भी लिख सकते हो, तुम्हें पता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों आए थे, क्योंकि इंडिया में बहुत बुरी हालत थी। दूसरी चीज फिर भी तुम्हें नहीं पता तो ये लिखा हुआ है कि इंडिया की हालत जो है बहुत ज्यादा बेकार थी, क्राइसिस हमें होने वाले थे, यहाँ इन सब चीजों की वजह से इंडिया में क्राइसिस होने वाले थे, क्राइसिस की वजह से गवर्नमेंट ने रिफॉर्म्स लेकर आए, ठीक है। इन रिस्पॉन्स टू द क्राइसिस गवर्नमेंट इनिशिएटेड द रिफॉर्म्स, तो रिस्पॉन्स की क्राइसिस के रिफॉर्म में, क्राइसिस किस वजह से हुआ, इन सभी की वजह से हुआ। तो ये सारे पॉइंट्स अब वहां लिख के आ जाओगे। तो टेक्निकली जो कुछ केस स्टडी में तुम्हें दिया होगा वहीं से तुम्हें लिख के आना है, वहीं से तुम्हें 4 से 6 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो को हम करते हैं यहीं पे खत्म। जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए प्लस अ लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर्स के, एमसीक्यूज, डायरेक्ट क्वेश्चंस, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस, हर चीज का तुम्हें पीडीएफ जो है लिंक उसका जो है नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। टेलीग्राम पे पीडीएफ विद क्वेश्चन विद आंसर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। अपने पूरे के पूरे आज की सारी वीडियोस को, कल की सारी वीडियोस को खत्म करो एंड हमारा गोल जो है 80 आउट ऑफ 80 उसकी तरफ और ज्यादा बढ़ो और ज्यादा तेजी से। मिलते हैं रात को 8 बजे अकाउंट्स की वीडियो के साथ।